तो लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने शुरू किया था उसमें हम लोगों ने एवरेज रेट पढ़ा था और इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा था। इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि कैसे डेल और डी में डिफरेंस होता है। उसके अलावा मैंने थीटा निकालने के बारे में कहा था कि स्लोप आप कैसे कैलकुलेट करेंगे या थीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हमें जो पढ़ना है वो रेट लॉ के बारे में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं रेट लॉ। देखिए फिर एग्जांपल हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। मान लिया हमारे पास कोई रिएक्शन है, सपोज कोई रिएक्शन है R से P, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रेट लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अगर एक रिएक्टेंट है तो एक ही रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा। अगर दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिया जाएगा और उनके प्रोडक्ट किया जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। कैसे हम लोग देखें, जैसे सपोज मेरे पास A प्लस बी और इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। तो A प्लस बी से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है अगर, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इसकी पावर अल्फा और इसकी पावर बीटा। अभी बताऊंगा कि इसका कारण क्या है, ये अल्फा बीटा क्यों आ रहा है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है ना। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन ये लिखा हुआ है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ए के टर्म्स में भी लिखा हुआ हो सकता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन बी के टर्म्स में भी लिखा हो सकता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिखा हुआ हो सकता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं। सपोज हमारे पास ये कोई रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में हमें रेट लॉ लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कितने रिएक्टेंट हैं यहाँ पे? A और B। तो A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा। अल्फा बीटा ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, जैसे प्रोपोर्शनलिटी के साइन आप हटाएंगे तो K लग जाएगा। K कोई कांस्टेंट है, K A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा। तो ये क्या कहलाएगा? रेट इक्वेशन कहलाएगा। इसको बोलते हैं रेट इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे? ये है रेट ऑफ रिएक्शन का रेट लॉ। यहां पे जो K है उस K को हम लोग क्या बोलेंगे? वेयर K इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो K को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट कांस्टेंट कहेंगे। यहां तक क्लियर है ना। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम अलग अलग टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे? आप चाहें तो जैसा कि मैंने कल बताया था, A के टर्म्स में क्या लिखेंगे? माइनस डी A अपॉन डी टी। ये इक्वल टू K A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा। या फिर B की टर्म्स में लिख लीजिए माइनस 1 अपॉन 2 डी B अपॉन डी टी। ये इक्वल टू K A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर C के टर्म्स में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? माइनस नहीं प्लस आएगा 1 अपॉन 3, क्योंकि प्रोडक्ट है इसलिए प्लस आएगा। तो प्लस 1 अपॉन 3 डी C अपॉन डी टी। ये इक्वल टू K A की पावर अल्फा, B की पावर
बीटा। इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट लॉ लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate of any reaction is directly proportional to product of concentration of reactants। और इसका आप एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैंने कल फिर बताया था कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इतना सारा पार्ट, ये क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? केवल इतना सा पार्ट, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बी। तो अगर मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है और रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बी निकालने का बोलते हैं, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन बी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, डी बी अपॉन डी टी, ये यहीं रहने देंगे, इस टू को इधर भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। या फिर मुझे रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ए निकालने के लिए कहें तब भी निकाल सकता हूँ, या फिर मुझसे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी कहा जाएगा निकालने के लिए, तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ, इस 3 को उठा के उधर भेज दूँ। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अल्फा और बीटा क्यों आया। देखो, यहाँ पे एक रेट लॉ में ये कहा गया है कि जितने रिएक्टेंट आपके पास हैं उन सब की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। अब देखो कैसे। तो ये रिएक्शन हमारे पास है। अब अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता तो मैं किस तरह से लिखता कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये मैं ये बता रहा हूं कि अल्फा और बीटा क्यों आया, कारण क्या है, अल्फा और बीटा क्यों आया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब कितने बी, कितना है यहाँ पे? 2 बार बी है, तो ये बी और बी। सपोज ए बी सी होता तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी होता, ए बी सी डी होता तो ए बी सी डी। अब 2b है तो चाहे बी 2b को आप 2b भी ले सकते हैं और b को b प्लस बी भी ले सकते हैं, एक ही बात है ना। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से कर लिया। अब क्या होता है कि ए, मैं इसको लिख सकता हूं बी का स्क्वायर, इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, अभी आगे हम लोग लिखेंगे इस बात को, लिखने के लिए हम बाद में लिखेंगे। जो रेट लॉ होता है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। रेट लॉ जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल है। मैं थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकता हूँ कि कॉपी में मेरे पास कोई रिएक्शन लिखी हुई है और मैं उसका रेट लॉ निकाल लूँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि कई बार ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस ए के प्रोपोर्शनल होगा, बी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और कभी कभी ये बी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ना हो के किसी और पावर के प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किसी रिएक्शन पर, रिएक्शन टू रिएक्शन ये वेरी करता है कई बार। इसलिए मैंने कहा था कि मैंने 1 और 2 ना लिख कर, ये वाला 1 और ये 2 ना लिख करके मैंने क्या कर दिया, अल्फा और बीटा लिख दिया, सो दैट वो अल्फा और बीटा इस 1 और 2 के बराबर भी हो सकता है और वो बराबर नहीं भी हो सकता है ना। तो वहां सपोज ए बी और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। अल्फा एंड बीटा मे बी इक्वल टू किसके, ए कॉमा बी और मे नॉट बी। तो ए और बी के ये इक्वल भी हो सकता है और ए और बी के इक्वल नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आएगा, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए ये जो रेट लॉ लिखा हुआ है ना, अच्छा रेट किसके टर्म्स में लिखा हो सकता है, ए के टर्म्स में भी लिखा हो सकता है, ये रेट बी के टर्म्स में भी लिखा हो सकता है, ये रेट प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहां हमेशा क्या होगा, केवल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक।
तो मैं ये कह रहा था कि ये जो पावर यहाँ पे यूज हो रही है अल्फा और बीटा, इसको अगर मैं सम कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा ना, उसके लिए टर्म वर्ड हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो अगला टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग बताते हैं। द सम ऑफ द पावर्स used in rate law is called order of the reaction। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, इसमें जो पावर्स यूज हो रही हैं, तो जैसे सपोज ये रेट लॉ है, इस रेट लॉ में अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये चीजें हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस ऑर्डर की होगी, वही कैरेक्टरिस्टिक्स रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ की भी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की नहीं, रेट लॉ की भी होगी। तो अब अगला हेडिंग, या कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हेडिंग लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट लॉ। तो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज, किसके लिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। कोई रिएक्शन आपके पास है, मैं देख करके नहीं बता सकता हूं लिखा हुआ कि ये इसका ऑर्डर क्या होगा, उसके लिए मुझे लैब में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकता है, इट मे बी 0, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये इसका क्या हो गया, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया। और रेट लॉ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, अभी आपको एक चीज और याद आ रही होगी, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लास 11th में ये इक्विलिब्रियम के अंदर चैप्टर है, टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इसके सिमिलर तो होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या डिफरेंस है इन दोनों का, उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, दोनों को कंपैरिजन करके कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब निकालना है हम लोग को यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए कैसे बात करेंगे, देखिए सपोज मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, आर से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आर से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट क्या होगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन किस पे होगा, आर की पावर अल्फा। अब हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर होगा, जितनी पावर्स होंगी उनका सम। अब यहाँ पे पावर कितनी है, केवल अल्फा है। केवल एक ही क्यों लिया पावर, क्योंकि रिएक्टेंट एक ही ले रखा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो क्योंकि जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर होगा तो अल्फा की वैल्यू 0। अब अल्फा की वैल्यू 0 कर दिया तो कितना हो जाएगा, k इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, माइनस डी आर अपॉन डी टी। अब k की यूनिट निकालनी है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो यूनिट ऑफ k। तो इसका अगर यूनिट निकालना है तो इन सब का यूनिट रख दीजिए। अब ये क्या है हमारे पास, आर का मतलब कंसंट्रेशन। और मैंने पहले शुरू में कहा था कि जो कंसंट्रेशन होता है वो यहाँ पे ज़्यादातर जगह पे क्या लिया जाएगा, मोलैरिटी लिया जाएगा। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर अपॉन टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड।
ओवरऑल क्या ले लिया जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट ये होगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर, फिर अगेन वही, हमारे पास आर से कोई प्रोडक्ट बन रहा है माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये इक्वल टू के आर की पावर एल्फा। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एल्फा इक्वल टू 1, बिल्कुल सेम है। तो के इक्वल टू, अब के की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या था कि एल्फा की वैल्यू 0 है तो आर की पावर 0 1 हो गया था। यहाँ पे आर की पावर 1 होगा तो ये आर इधर चला जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी टी। अब यूनिट निकालनी है किसकी, के की, तो यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे, माइनस 1 अपॉन, अब आर की यूनिट, आर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। देखिए यूनिट लिखते हुए ना ये माइनस को हटाया जाएगा, तो माइनस की कोई मतलब यूनिट में माइनस को नेगलेक्ट हम लोग कर देते हैं। तो 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स, इसका क्या होगा, अगेन मोल लीटर इनवर्स। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड, तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा, सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। इस तरह से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से मैं एक बार सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालूंगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आपसे कोई कहता है कि जीरो ऑर्डर की किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो क्या कहोगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यह क्वेश्चन ये दूसरी तरह से आता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए, फॉर एनी रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज 5 into 10 to the power minus 7 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको यूनिट देखनी है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, उस यूनिट की हेल्प से हम क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसका अभी मैं इजी तरीका बताऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ये होगा कि अगर सपोज किसी ने कह दिया कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट 7 सेकेंड इनवर्स है, तो 7 सेकेंड इनवर्स है, तो आपको पता है कि यूनिट क्या है, सेकेंड इनवर्स है। इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट। सेकेंड इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, आवर्स इनवर्स हो सकता है, डे इनवर्स हो सकता है, ईयर इनवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टाइम का इनवर्स होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं एक और करा देता हूं सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अगेन वही, आर से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, तो देखिए यहां तक मैं समझा चुका हूं। जैसे यहां तक तो मैंने जैसे पहले किया था वैसे किया है। ये आर नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। इसका यूनिट रखिए, इसका यूनिट रखिए, तो इसकी यूनिट रखी मोल लीटर इनवर्स, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। अब एक मोल लीटर इनवर्स यहाँ है और यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स की पावर 2 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स इंटू 1 अपॉन सेकेंड। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये मोल ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा,
मोल की पावर -1, ये 1 है तो ऊपर -1, लीटर की पावर -1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा +1, नीचे सेकंड है, नीचे क्या होगा 1 तो ऊपर क्या होगा -1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू 5 मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है, तो उस केस में अगर सेकंड ऑर्डर निकालना है तो उस केस में अगर ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर कितना होगा 2। मतलब दो तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो वो बोलेगा ऑर्डर फॉर सेकंड ऑर्डर फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो आप ये लिखोगे, या फिर वो बोलेगा रेट कांस्टेंट की यूनिट देगा और आपसे ऑर्डर पूछेगा। तो दोनों केसेस में हम कर सकते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका है, सपोज सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सपोज किसी ने 500 ऑर्डर के लिए बोल दिया, तो एक तरीके से तो हम यही कर सकते हैं सॉल्व, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक nth ऑर्डर के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, फिर देखिए कैसे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब निकालना है nth ऑर्डर के लिए। nth ऑर्डर से हमें शॉर्टकट मिल जाएगा, बस एक बार nth ऑर्डर का फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो फिर धीमे धीमे हम लोग सारे ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। किस तरह से करेंगे वो देखिए। R से प्रोडक्ट बना, जैसे पहले किया था वैसे अब करेंगे। तो यहां तक तो जैसे मैंने पहले किया था वैसे अब करना है। अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू n, आप n डाल दीजिए और ये वैल्यू इस तरह से हम k की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जैसे k की वैल्यू निकाली तो अब यूनिट ऑफ k निकालना है। तो यूनिट ऑफ k निकालने के लिए अगेन क्या करेंगे, -1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स की होल पावर n, यहां कितना होगा मोल लीटर इनवर्स अपॉन नीचे क्या होगा सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक पावर है और यहाँ n है, तो कितना आएगा n-1। क्यों, जैसे सपोज यहाँ 2 होता तो एक पावर कैंसिल होती, 3 होता तो 3 से 2 होता, तो n है तो n से एक पावर कम हो जाएगी, n-1। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो कितना आएगा, 1 अपॉन मोल की पावर n-1, लीटर की पावर -n-1 और सेकेंड 1 अपॉन s रहेगा। इसको सॉल्व अगर मैं करना चाहता हूं तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा, इसको पलट के ऊपर डाल दीजिए। मोल की पावर ये n-1 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - n। लीटर की पावर -n-1 है, तो ऊपर जाके +n-1। सेकेंड की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1। तो ये है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर। अब ये nth ऑर्डर का जो फॉर्मूला है ये किसी के लिए भी रूल अप्लाई हो जाएगा। आप 0 ऑर्डर के लिए अप्लाई करना चाहें 0 के लिए हो जाएगा, फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहें फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए करना चाहें सेकंड के लिए, थर्ड के लिए करना चाहें थर्ड, 500, 1000 किसी के लिए भी कर सकते हैं। मैं आपको वेरीफाई करा के दिखा देता हूं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो अब वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए nth ऑर्डर का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं आपके सामने बता चुका हूं। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है वो देखो। फॉर 0 ऑर्डर, तो 0 ऑर्डर कैसे करेंगे, n की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। n की वैल्यू में जैसे ही 0 पुट करूंगा क्या आएगा, मोल 1 - 0 1, लीटर 0 - 1 -1, सेकेंड की पावर -1। देखिए आया ना, 0 ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला में हमने ड्राइव किया था वही आया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए करना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे करेंगे, मोल 1 - 1 0, लीटर 1 - 1 0, s -1। तो मोल की पावर 0 1, एल की पावर 0 1, s।
एज -1। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी ने कहा कि किसी भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है किसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर की वैल्यू 500 है और आपको यूनिट निकालना है कि यूनिट कितना होगा, तो यूनिट के लिए क्या कर दीजिए, एन की वैल्यू 500 पुट कर दीजिए, 1000 पुट कर सकते हैं, 700 कुछ भी पुट कर सकते हैं और आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो, है ना। क्वेश्चन को उल्टे की तरीके से भी आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अब क्वेश्चन अभी तक हमारे पास क्या था कि ऑर्डर गिवन है, यूनिट निकालो। अब यूनिट गिवन है, ऑर्डर निकाल लो। वो किस तरह से करेंगे, सपोज क्वेश्चन आपके पास तो ये क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास ने कह दिया कि रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज दिस एंड फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा है, आपके पास यूनिट दी हुई है, ऑर्डर निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, nth ऑर्डर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स, इसको इसके इक्वल कर लीजिए। तो मोल की पावर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। मोल की पावर कितना है, 1 - n, यहाँ मोल की पावर कितना है, 2। तो 1 - n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। इस तरह से आपका आंसर आराम से आ जाएगा। आप लीटर की पावर से करेंगे तब भी आपका आंसर आ सकता है, n-1 इक्वल टू -2, n इक्वल टू -1। तो यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर से यूनिट निकाल सकते हो, यूनिट से ऑर्डर निकाल सकते हो। इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अगली बार जो हम लोग पढ़ेंगे वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।